ना पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है, ना पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है। हमारी तो पहचान बस इतनी सी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। A very warm, pleasant and energetic good morning to one and all present over here. Respected honorable guests, respected sir and monitors of our coaching and all my dear friends. Today we all are gathered here to celebrate one of the important day in a golden history, in our golden history, that is the Independence Day. अरे हम क्या जाने क्या है आज़ादी, अरे हम क्या जाने क्या है आज़ादी। हमने कौन सा अंग्रेजों का हंटर खाया है। आज़ादी की कीमत तो उनसे पूछो जिन्होंने इसके लिए सब कुछ गवाया है, जिन्होंने इसके लिए सब कुछ गवाया है। From 1858 to 1947 till up to the year of independence, the Indians used to die, used to sacrifice to prove its patriotism. At that time, whole family was involved in the patriotism for our country. At that time, country was asking to die, to be perished or to be hanged for to prove the patriotism towards our country. The real patriotism is the feeling of a dedication towards our family, towards our society and towards our country. The real patriotism is when there is a storm in the life of the traitor, so traitor can understood. अगर तू फरिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू फरिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। दैट्स द रियल पैट्रियटिज्म ऑफ द इंडियंस। न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है न रौब मेरा है। मुझे तो बस इसी बात का गुरूर है, मुझे बस इसी बात का गुरूर है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान मेरा है। बट एन आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम इज विजिबल इन अवर सोसाइटी. That's here. India is known as the most democratic country in the world. But here Hindu is born, Muslim is born, Sikhs and Isai is also born. But here human with a humanity is not born, which is really needed by for the development of our country. It's not our country's responsibility to make our fortune. It's our responsibility to make the country's fortune. At last, I am ending here with some lines. कि नफरत ना पालो, नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खालिश है निकालो इसे। ना तेरा न मेरा न इसका न उसका, ना तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे, संभालो इसे। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम. Thanks to everyone and once again happy independence to one and all. Okay, so before going ahead, I would like to ask again a question. ऐसा क्या है हम उसे डूबता हुआ देखते हैं पर बचाते हैं? ऐसा कौन है हम उसे डूबता हुआ देखते हैं पर बचाते हैं? सही कहा। जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, खून से मेरे सीने पे हिंदुस्तान लिख देना, खून से मेरे सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। I would request our today's guest of the program, Pratik sir, to motivate us on this special occasion. मंच पर उपस्थित महोदय एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सर्वप्रथम सभी को स्वतंत्रता दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम 1947 के भारत के स्वतंत्रता दिवस पर नहीं बल्कि एक नए भारत के स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर इकट्ठा हुए, ये भावना हमें दिल में रखते हुए आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाना होगा। और आज मेरी एक बात अपने दिलो दिमाग में गांठ बांध कर रख देना कि अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। दोहराइए मेरे, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। ये भारत देश के संविधान की शोभा है, ये भारत देश के संविधान का सामर्थ्य है कि एक छोटे से नगर का एक बालक, मैं प्रतीक बुरीले, आज इस आज़ादी के पावन अवसर पर यहाँ पर आपके सामने बोलने का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। और मैं गर्व से कहता हूँ कि ना मुझे किसी ने भेजा है, कि ना मुझे किसी ने भेजा है और ना मैं खुद यहाँ आया हूँ। मुझे तो
भारत माता ने बुलाया है और अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। ये 1947 का भारत नहीं है, ये एक नया भारत है, वसुधैव कुटुंबकम। और आप सबका इस नए भारत में स्वागत है। वेलकम टू द न्यू इंडिया। ये 1947 का भारत नहीं है, ये नया भारत है। ये भारत घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। बरसों से इस भारत के सहजता को और सहनशीलता को कमजोरी समझा जा रहा था, लेकिन इस दुनिया को हमने भी बता दिया कि ये भारत की सहजता और सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि ये हमारी ताकत है। इस पूरे संसार में भाईचारे का एक महत्वपूर्ण किस्सा इस भारत ने उसका प्रचार किया है, ये हम नहीं भूल सकते। मैं जानता हूं कि हमारे देश के सामने कई समस्याएं, अनेक समस्याएं हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर इस देश में समस्याएं हैं तो इस देश के पास सामर्थ्य भी है। इस 135 करोड़ जनसंख्या, इस भारत देश की जनसंख्या पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर पाई जाती है और इतना सामर्थ्य आज हमारे भारत देश के पास है। उस समय गुलाम हम लोग थे, ब्रिटिशों ने हम पर राज किया था और आज भी इन समस्या हम पर राज कर रही है। भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, इन सारी समस्याओं का हल किसी और के पास नहीं, हम सारे 135 करोड़ भारतीयों के पास है। अगर आज हम एकजुट आते हैं तो इस समस्या का समाधान बहुत जल्द हम पा सकते हैं। और यही समस्या सबसे बड़ी भारत में ये है कि रास्ता किसका? नगर पालिका का, हमारा नहीं। नालियां किसकी? नगर पालिका की, हमारा नहीं। किला किसका? शिवाजी महाराज का, हमारा नहीं। हम वहां पर जाते हैं और लिख कर आते हैं हमारा नाम बड़े गर्व से कि शिवाजी महाराज के किले पे मेरा नाम है। क्या इसी दिन के लिए शिवाजी महाराज ने पूर्ण स्वराज की स्थापना की थी? क्या इसीलिए हमें ये राष्ट्र को स्वतंत्रता मिलाई गई थी? हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए। एक दफा पत्रकार ने पूछा था कि आतंकवादी भारत में हमला करते हैं तो भारत भी दूध में धुला हुआ नहीं है, ताली तो एक हाथ से नहीं बजती। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन चुटकी तो एक हाथ से बजती है ना। ये पाकिस्तान और एक आतंकवादी चुटकी बजाते हैं। एक दफा पाकिस्तान की फीमेल रिपोर्टर, एक मोहतरमा, उन्होंने कहा था अटल जी से, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी, उनसे कहा था कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मुंह दिखाए में मुझे पूरा कश्मीर दे सकते हैं? तो हमारे अटल जी बोलते हैं कि हाँ, लेकिन दहेज में पूरा पाकिस्तान जरूर चाहिए। तो ऐसे थे हमारे अटल जी। तो हमारे भारत की बहुत बड़ी अखंड, मतलब क्या यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं ना, ये वेदास से विवेकानंद तक, उपनिषद से सैटेलाइट तक, भगवान श्री कृष्ण से महात्मा गांधी तक और महाभारत के भीम से भीमराव अंबेडकर तक, इतनी बड़ी हमारी भारत की इतिहास रहा है। और पूरे विश्व में हर कोई देश भारत के इतिहास से सब कुछ सीखता है। पूरा सऊदी अरेबिया महात्मा गांधी के विचारों पर चलता है। आज भी वहां पर मानवता से बढ़कर और कुछ नहीं। और ऐसे भारत में गर्व है मुझे भारतीय कहलाने का। और हमारे देश को कृषि प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि प्रधान। अगर हमारा भारत देश कृषि प्रधान होता तो सबसे बड़ा घर किसका होना चाहिए था? ये देश राजनेताओं ने नहीं बनाया, ये देश शासकों ने भी नहीं बनाया, और न ही ये देश सरकारों ने बनाया है। ये देश किसानों ने बनाया है, और ये सब हमको और ये हमें याद रखना चाहिए। और आज मैं युवाओं को भी एक बात बताना चाहता हूं कि हम जो स्वच्छता कहते हैं, ये स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हम लोग ही हैं। हर कोई वो शख्स जो हमारे घर में स्वच्छता रखता है, अपने घर मोहल्ले में स्वच्छता रखता है, हर वो शख्स अपने परिवारों के सदस्यों को गंदगी फैलाने से रोकता है, वो हर एक शख्स स्वच्छ भारत अभियान का एम्बेसडर है। और ये भावना ही इस भारत देश की हर समस्याओं का समाधान है।
कि ये रास्ता नगर पालिका का नहीं, हमारा है। हमारी जिम्मेदारी है कि इस पर कूड़ा कचरा न फैलाए, इसे स्वच्छ रखें। जब ये भावना हम हमारे दिलो दिमाग में पैदा करेंगे तभी इस भारत की समस्याओं का समाधान हो सकता है। और युवा में आज और एक नई चीज चल रही है, सोशल मीडिया। इस पर भी मैं कहना चाहूंगा, एक कविता मुझे याद आती है कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी भी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। और महोदय, मैं आज आपसे भी कहता हूं कि अगर व्हाट्सएप 1947 में होता ना महोदय, 1947 में अगर व्हाट्सएप होता ना, तो आज भी भारत देश आजाद नहीं होता। सब यही कहते हैं कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाए। और आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक छोटी सी कविता जो हर भारत के भारतीय वासियों के दिलों में आग लगाने जाती है और इस भारत की अखंडता को बताते ऐसी कविता आपके सामने पेश करता हूं कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। आप सबको भारत के राम कहकर संबोधता हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। और सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह भारत के जागो, माता तुम्हें पुकार रही। रन की भेज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे और रन के कंकन पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे। अग्निपन के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। और खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। और खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाल कैलाशी। और रन की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी पासी। और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला शाम जगे। परशुराम का परशु जागे और रघुनंदन का बाण जगे। और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। और चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष का पुरुष महान जगे। और शैल युकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। और हटी हमीर जिसके झुकना कभी ना जाना, जगे पद्मिनी का जोहर, जगे केसरिया बाना। और देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। और वह प्रताप का सिंह जगे, वे हल्दी घाटी का राना। और दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा। और मरने की हाथ ठाना करते विकट मराठों के राजा। और छत्रसाल बुंदेला जगे, पंजाबी कृपान जगे। और 2 दिन जिया शेर के माफिक, वो टीपू सुल्तान जगे। और कन्वाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लकुटे से संगी ने भी हार गई, कौन? गांधी। जिसकी छोटी सी लकुटे से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वो फौजें 7 समंदर पार गई। और मानवता का प्राण जगे, भारत का अभिमान जगे। और उस लकोटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया और स्वयं कफन की गांठ बांधकर 7 भावर घूम गया। और उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे। ये देश, भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। और क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बरता, वह अशुद्धता हमने उनको शुद्ध किया। वह बर्बरता, वह अशुद्धता हमने उनको शुद्ध किया। हमने उनको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बना है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाऊ मैं चीनी मिनी, जिसमें दम हो टकराओ। और जिसके रन से बनता है रंग का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना। भारत देश के केसर की कीमत तो सिर्फ सिर है और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। और जिसके रन से बनता है भारत का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना। रन के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, सन सन करते वीर चलेंगे जोबामी से पुलवामा। और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या हो रावलपिंडी वाला, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। धन्यवाद।
Thanks sir for your golden and motivational words. Now I want to call the organizer and the director of the program, Vandile sir, to guide us with their inspiring words. Respected Dr. Naresh Hatpulke sir, respected Pratik Burle, who already addressed you and gave you nice guidance, and Praveen Petkar sir, and all my dear friends who sat before me right from long period. मैं सिर्फ आपको 2 या 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मेरे स्पीच को कंक्लूड करूँगा. बिफोर फ्रीडम, इफ यू थिंक अबाउट एंटायर इंडिया, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इंडिया? मुझे बताओ, स्वातंत्र के पहले भारत में इलिटरेसी थी, भारत में करप्शन था, भारत में पावर्टी थी, शायद करप्शन नहीं होगा लेकिन पावर्टी थी, कास्टिज्म था. अब आफ्टर फ्रीडम भारत में इलिटरेसी है, करप्शन है, पावर्टी है, गरीबी है. अभी भी हमारी पूरी ताकत हम खर्च करते हैं तो पेट के लिए खर्च करते हैं, यानी मैक्सिमम समय हमें खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए समय बिताना पड़ता है. बराबर है, बिताना पड़ता है मैक्सिमम समय खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए. रोजी रोटी का सवाल हमेशा हमारे सामने होता है, कल भी था, आज भी है. अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बड़े पैमाने पे आज ही है, और स्वातंत्र पहले भी होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी होता था, लेकिन अभी तो है, अभी तो बढ़ चुका है अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम. अभी भी लोग रोटी कपड़ा मकान इसके लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं. उनकी सोच अभी तक रोटी कपड़ा मकान तक सीमित है, उनकी सोच अभी भी प्रोग्रेस तरक्की के तगार तक नहीं है. टेक्नोलॉजी, तरक्की, अच्छी हैप्पी लाइफ, जीवन का एंजॉयमेंट, बराबर है, हाईली क्वालिफिकेशन, अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन, उस पर अभी भी हम उतना नहीं सोच सकते जितना सोचना चाहिए था. आफ्टर 76 years of independence, we can't think even today also. What would you like to think? तो दोस्तों, मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे आपका ध्यान फोकस करना चाहूँगा. बिफोर फ्रीडम कुछ लोग हमारे देश में फ्रीडम ऑफ द कंट्री लड़े. फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देखो 2 चीज़ें, फ्रीडम ऑफ द कंट्री एक चीज़ है और फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री अनदर चीज़ है. हमारे देश में महापुरुषों की 2 कैटेगरी थी. कुछ महापुरुष फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़े, और कुछ लोग थे वो उनको मालूम था कि देश को स्वातंत्र्य मिलकर कोई फायदा नहीं है अगर देश के लोग खुद स्वातंत्र्य में नहीं जी सकते. तो कुछ लोगों ने लड़ाई लड़ी फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी देश के लोगों का स्वातंत्र्य. देश का स्वातंत्र्य अलग चीज़ है और देश के लोगों का स्वातंत्र्य अलग चीज़ है. अब फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री क्या है? सबको शिक्षण मिलना चाहिए, दे शुड गेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ एजुकेशन. सबको स्वास्थ्य आरोग्य मिलना चाहिए, सबको कपड़ा मिलना चाहिए, रोटी मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए. और उससे भी ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, रोटी कपड़ा मकान तो नहीं क्या जानवर को मिलता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात हमें चाहिए मान सम्मान, आत्मसम्मान, रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, वो हमें मिलना चाहिए. बराबर है. तो फ्रीडम मिलने के बाद ये चीजें हमें मिलनी चाहिए, उसके लिए कुछ महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, उसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. बराबर है. तो उसके अनुसंग में हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आए, संविधात्मक अधिकार आहे आफ्टर फ्रीडम. म्हणजे 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे हम मनाते हैं. वह हमारे फंडामेंटल राइट्स लागू हुए हमको. बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उनमें उन कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज आपके फेवर में लिखी गई. खास करके महिलाओं के बारे में बोलना चाहता हूँ, उनके फेवर में मोस्टली चीजें लिखी गई. फंडामेंटल राइट्स जो है, हमारे जो राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन तक सीमित रह गए, अभी भी हमारे रियल लाइफ में नहीं उतरे. वी डिड नॉट गेट अंटिल इन आवर रियल लाइफ. अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ऑल? कोई बोलता है सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, कोई बोलता है सरकार रिस्पॉन्सिबल है, कोई बोलता है वो 10% 5% लोग रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है.
मेरी तरक्की नहीं हुई इसलिए मेरे माता पिता रिस्पॉन्सिबल है, मेरी तरक्की नहीं हुई इसलिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल है? हाउ रिस्पॉन्सिबल आर वी? बाबा, कोणतंही फ्रीडम प्राप्त करण्याकरता, कोणतीही क्रांती होण्याकरता वैचारिक क्रांती प्रथम झाली पाहिजे. वैचारिक क्रांती होणं आवश्यक आहे ना. तुमच्या विचारामध्ये फ्रीडम आला पाहिजे, तुमच्या चालण्या वागण्या उठण्या बसण्यामध्ये फ्रीडम आला पाहिजे, तुमच्या विचारामध्ये क्षमता आली पाहिजे, ताकद आली पाहिजे, पॉवर आली पाहिजे. मला तुम्ही विचार करा ना मुद्द्यावर. आजही इफ यू थिंक अबाउट द होल वुमेन, स्त्रिया म्हणते आम्हाला हे राईट्स पाहिजे ते राईट्स पाहिजे. तुम्ही तो उपकार समजा की डी बी आंबेडकरनी कॉन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून राईट्स दिले. तुम्ही राईट्स करता का केलं? कोणत्या स्त्रीनं आतापर्यंत आंदोलन स्वतः छेडलं स्त्रियांच्या उद्धाराकरता? कोणत्या स्त्रीने छेडलं? सांगा एका स्त्रीचं नाव. इज एनी वुमेन देअर हू फॉट फॉर द हर फ्रीडम? सावित्रीबाई फुले ओनली ब्रॉट एज्युकेशन अंडर द गायडन्स ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले, बट विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनीबडी, एनी मेन. एक तरी स्त्री दाखवा, अशा स्त्रिया दाखवा ज्यांनी स्त्रियांच्या उद्धाराकरता आंदोलन छेडलं. स्त्रियांनी काय केलं? व्हॉट डिड वुमेन डू? स्त्रियांनी जे कल्चर आहे तेच फॉलो केलं. जे कल्चर त्याला टोटली नाही का गुलाम बनवायला तयार आहे, टोटली. त्यांनी अजूनपर्यंत कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो केलं नाही. त्यांना अजूनही त्यांचे राईट्स राज्यघटनेमध्ये कोणते दिलेले आहेत तेही माहीत नाही. आणि आपल्या भारताच्या अनसक्सेसची जड जे आहे ना हे मेनपेक्षा वुमेन आहे. कारण एक वाक्य काय माहिती आहे का? एक पुरुष शिकला तो फक्त एकटाच शिकतो, पण एक स्त्री शिकली ते पूर्ण कुटुंबाचा उद्धार करते, असं वाक्य आहे. मग जर एक स्त्री पूर्ण कुटुंबाचा उद्धार करू शकते तर मग या देशाचं जे परिस्थिती वाईट आली आहे याला कोण जबाबदार आहे? मेन का वुमेन? माझ्या नॉलेजपर्यंत मेन जबाबदार असू शकते, याच्याबद्दल मी दुमत नाही आहे, पण मी समजतो वुमेन मोस्टली जबाबदार आहे. कारण वुमेननी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोच नाही केलं, त्यांनी फक्त कल्चर फॉलो केलं आणि कल्चर त्यांना गुलाम बनवते. संपूर्ण भारतीय कल्चर हे स्त्रियांच्या खिलाफ आहे असं माझं मीडियासमोर मत आहे. आता कसं आहे मी तुम्हाला सांगतो. अरे तुम्ही जे पैनावा पहिनता ना, तुम्ही ज्या बांगड्या घालता ते तुमच्या गुलामीचं प्रतीक आहे. तुम्ही जे नथनी घालता तुमच्या गुलामीची प्रतीक आहे. तुम्ही जे कानातल्या काय कामचं रिंग घालता ते तुमच्या गुलामीचं प्रतीक आहे. तुम्ही पायाचे जोडवे घालता ते तुमच्या गुलामीचं प्रतीक आहे. तुम्ही कसं प्रतीक आहे? एक्झाम्पल घ्या. आपण बैल माहिती आहे, बैलला आपण नाही गुलाम केलाय, बैल गुलाम आपला. बैलाला आपण एका ठिकाणी स्थिर ठेवण्याकरता आपण काय घालतो? त्याच्या नाकात काय घालतो? येसन घालतो. तशी एखाद्या माणसाची प्रतीक ते स्त्री आहे बा, त्याची बायको आहे बा, त्याचीच आहे बा, ते लिमिटेड आहे बा. त्या तिला काय घालतो आपण? मंगलसूत्र. आता मला सांगा, मंगलसूत्र आपण म्हणतो, मंगल म्हणजे काय होते? शुभ होते. सूत्र म्हणजे, बरं सांगा मंगलसूत्र कोणत्या? शुभ कलर हा कोणता आहे? व्हाईट राहू शकते. दुसरा कोणता राहू शकते? ब्लॅक राहू शकते का? ब्लॅक हा कलर शुभचं लक्षण, शुभचं सिम्बॉल आहे का? ब्लॅक हा कलर हा शुभचा सिम्बॉल नाही आहे, पण आपण मंगलसूत्र घालतो आणि ते ब्लॅक कलरचं घालतो. मंगलसूत्र म्हणजे एक प्रकारची आपली इनडायरेक्ट गुलामी आहे. बरं, तुमचा वेश पण स्त्रियांचा आफ्टर मॅरेज स्त्रिया साडी घालते. बरं, तुम्हाला समजा एखाद्या ठिकाणी धावाचं आहे, कुदाचं आहे, लढाई लढायची आहे, स्पीडनं जायचं आहे, तुम्ही साडीवर धावू शकता का? बरोबर आहे. तरी तुम्ही ते कल्चर फॉलो करत आहे. बरोबर आहे. बरं ठीक आहे, हा एक पुढचा विषय घेऊ. तुम्ही सोनं घालता, आभूषणं घालता ना, खूप मोठ्या प्रमाणात आभूषण घालावं लागते, खूप बांगड्या घालावं लागते, जे आहे तुम्हाला माहीत आहे. मला सांगा, जर गर्दीमध्ये तुम्हाला धावपळ करून जायचं असेल तर तुमचं लक्ष कुठं राहते? तुमचं लक्ष धावण्यावर राहते, स्पीडवर राहते का सोन्यावर राहते? सोन्यावर राहते. म्हणजे तुमच्या मनाला एक लिमिटेड गोष्ट येते, गुलामी तयार होते, मेंदू कुठतरी लिमिटेड होते की नाही? इज इट राईट ऑर रॉंग? पुष्कळ गोष्टी आहे ज्या गोष्टीने या कल्चरनं तुम्हाला गुलाम बनवून ठेवला आहे. पुष्कळ गोष्टी आहे. मला माहिती आहे सरांपाशी वेळ कमी आहे, पण 5 मिनिटं वेळ घेतो सर. हे कसं आहे, माझ्या मनातल्या भावना आहे, मी बोलत आहे. मला काही आज भाषण द्यायचं नाही आहे. माझा काही स्पेशल इंटरेस्ट नाही. माझा दावा आहे, माझा असा एक ब्लेम आहे तुमच्या स्त्रियांवर. आय ब्लेम ऑन युअर वुमेन पीपल की तुमच्यामुळे देश मागे आहे. तुमच्यामुळे देश मागे आहे. तुम्ही माझा दावा खोडून काढू शकता, माझं रॉंग राहू शकते, कारण तुम्ही हे जे चुकीचं कल्चर आहे ना ते फॉलो करता. तुम्ही स्वतःच्या स्वातंत्र्याकरता कधीच पहल नाही केली. तुम्ही शिक्षणाचा सही फायदा कधीच घेतला नाही. तुम्ही
अभ्यासच नाही केला का आमच्या स्त्रियांना हे भारतामध्ये पुरुष प्रधान संस्कृती आहे, पुरुष प्रधान संस्कृती आहे, मग स्त्रियांनी स्वतःसाठी केलं का? त्यांनी कोणती अशी लढाई लढली, कोणती अशी पहल केली? बस पुरुषाच्या मागे राहायचं, बरोबर? हाच कन्सेप्ट आहे की नाही? माझं असं मत आहे की पहिले तुमचा इतिहास लक्षात घ्या तुम्ही, का तुम्हाला हे जे बंधन आहे का लादले गेले. तुम्हाला हे बंधन लादण्याच्या मागे सायकोलॉजिकल रिझन आहे का तुमचा मेंदू विशिष्ट क्षमतेच्या पलीकडे काम करू शकला नाही पाहिजे, याच्या मागचे कारण आहे, बरोबर? साडी घालण्याच्या मागे तेच कारण आहे, तुमचे जे सोन्याचे दागिने आभूषणं घालण्याच्या मागे तेच कारण आहे. मग तुम्हाला माहीत नाही, मी तुम्हाला सांगतो, आपली गुलामी आपल्या सायकोलॉजीचा इम्पॅक्ट आहे बरं. कपड्यापासून आपल्या राहणीमानापासून इतकंच नाही, तुमची गुलामी पक्की करण्याकरता मग हजारो गोष्टी लादल्या गेल्या भारतामध्ये. एकादश लादली गेली, चतुर्थी लादली गेली, उपास लादले गेले, तापास लादले गेले, देव लादले गेले, धर्म लादला गेला, कल्चर लादलं गेलं, पुराण लादले गेले, दुनियाभराच्या देवधर्म लादले गेले, दुनियाभराच्या विधी लादल्या गेल्या, आणि तुमचा माइंड फक्त त्या पर्टिक्युलर ढाच्यामध्ये राहून सीमित झाला. त्याच्या पलीकडे तुम्ही विचार करणंच बंद केलं. मी म्हणतो स्त्रियांनी जीवनाकडे ॲज इट इज पाहिलं पाहिजे, ॲज इट इज पाहिलं पाहिजे, पुरुषांनी जीवनाकडे ॲज इट पाहिलं पाहिजे, बरोबर? आपलं स्वातंत्र्य फक्त आपणच प्राप्त करू शकतो. आपल्या विचारामध्ये जेव्हा फ्रीडम पैदा होईल आणि आपलं जेव्हा अवांतर वाचन खूप वाढेल आणि आपला इतिहास आपण जेव्हा समजून घेऊ आणि आपल्या इतिहासाकडे आपण ॲज इट इज पाहू, वर्तमानाकडे ॲज इट इज पाहू आणि भविष्याकडे ॲज इट इज पाहू, आणि आपणही दिमागात लक्षात घेऊ की मलाही 2 हात आहे, 2 पाय आहे, 2 डोळे आहे, मी सर्व काही लढाया लढू शकतो. आणि या फालतू गोष्टीत वेळ घालण्यापेक्षा जुन्या ज्या कल्चरल गोष्टी आहे, कल्चरनं तुम्हाला गुलाम ठेवला आहे. 18 वर्षाची मुलगी होते, तिला वाटते की ती 18ची होते, 20ची होते, 22ची होते, तिला वाटते की हा मुलगा माझ्यासाठी बेटर आहे, ती लग्न करायला निघते. कल्चर तुम्हाला रोखते, राज्यघटना तुम्हाला वाचवते. राज्यघटना म्हणते 18च्या वर झाली ती स्वतःचा निर्णय स्वतः घेऊ शकते, ती लायबल आहे. राज्यघटना तुम्हाला वाचवते म्हणून तुम्हाला पोलीस स्टेशन वाचवते, राज्यघटनेमध्ये पोलीस स्टेशन मोडते. पण तुमचं कल्चर जे आहे, संस्कृती आहे, तो मुलगा रॉंग जातीचा आहे, वेगळ्या कास्टचा आहे, तो तुला लायबल नाही आहे, त्याची कास्ट वेगळी आहे, ती कास्ट लो आहे, तुझी कास्ट हाय आहे, असं आहे तसं आहे म्हणून तिला रोखते. हे कल्चर तुम्हाला खूप मागे ठेवत आहे. मान्य आहे आपल्या कल्चरमध्ये थोड्या बहुत काही गोष्टी चांगल्या असू शकते, पण त्या चेक केल्या गेल्या पाहिजे, हर गोष्टीवर स्टडी झाला पाहिजे असं मला वाटते. आणि बस माझं एक शेवटचं वाक्य मी बोलतो आणि इथे विराम करतो. आजचा जो प्रोग्राम आहे हा इंडिपेंडंट डे निमित्त आहे. इंडिपेंडंट म्हणजे काय होते? स्वतंत्र. स्वतंत्र म्हणजे काय होते? स्वतंत्र म्हणजे काय होते? बरं, समजा तुम्हाला आजादी मिळाली, पण तुम्ही फिजिकली आजाद झाले, म्हणजे तुम्हाला कोणी असं बेड्यात ठेवलं नाही आहे, पण तुम्ही फिजिकली आजाद झाले, पण मेंटली तुम्ही वैचारिकरित्या आजाद व्हायला पाहिजे. तुमच्या विचारामध्ये आजादी यायला पाहिजे, तुमच्या विचारामध्ये एक विचार करण्याची प्रवृत्ती यायला पाहिजे. Before concluding the program, I want to now I would like to call upon the president of the chief guest of the program, Satputke sir, with the motivational words. आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी वक्तागण, मेरे प्यारे स्टूडेंट साथियों, रिस्पेक्टेड, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी उन लोगों को प्लेटफॉर्म पे हीरो बताया नहीं गया, और जिन लोगों ने दिखावा किया है वही लोग आज़ादी के हीरो बन गए हैं. वही का इतिहास बना है, वही का इतिहास हमने पढ़ा है, और इसीलिए हम 50 साल से वही रटते आ रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जुर्म किए, सितम किया, ऐसा किया, वैसा किया, फिर हम लोगों ने फाइट किया, फिर आज़ादी मिली, और तब का हमें आज़ादी के अभी सांस ले रहे हैं. एक्चुअली समस्या वैसी की वैसी खड़ी है. समस्या को गौर से देखना पड़ेगा. हम उतने गहराई में जाते नहीं, इसलिए हमको वो बात पता नहीं चलती. बहुत सारी समस्या है, लेकिन हमारे साथ में एक समस्या खड़ी कर दी इस देश के लोगों ने कि हमें सही इतिहास पता नहीं होने की वजह से गुमराह किया गया और बताया गया कि तुम आज़ाद हो गए. हमने भी मान लिया कि हम आज़ाद हो ही गए हैं. असल में
15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली नहीं, असल में पब्लिक को आज़ादी मिली 26 नवंबर 1950 को, जो संविधान के थ्रू हमें कुछ अधिकार मिले, जिस अधिकार के बदौलत हम लोगों को एजुकेशन मिला, थोड़ा पढ़ने लिखने का ये मिला, और फिर थोड़ी थोड़ी आज़ादी की दस्तक हमारे दरवाजे पे आते गई। आते आते ही वो अभी चली भी जा रही है, अभी उसका पता नहीं चल रहा है, और गई भी, मैक्सिमम गई भी। अभी ये अपने को बाद में 20 साल के बाद में पता चलेगा शायद, तब तक तो पता नहीं चलेगा। कुछ लोगों को उसकी बू आ रही है, कुछ लोग उसके बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ लोग तो अभी भी नशे में हैं, जैसे सर ने बोला व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए। तो ये सही बात है, अभी ऐसा ही चल रहा है कि भाई इसको फॉरवर्ड करो 10 गुना 25 गुना 100 गुना, तो फिर जल्दी समस्या ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मित्रों, रही बात स्त्रियों के बारे में, तो वांदिले सर साहब का मैं थोड़ा सा मुद्दे का खंडन करना चाहता हूँ कि भाई औरतों के बारे में उन्होंने बोला कि औरत खुद आज़ाद होती नहीं। मैं कहता हूँ कि आदमी उसको आज़ाद होने देता ही नहीं। मेरी बात आपको झट लगती होंगी, बोलने की बात अलग है, लेकिन जब अपने घर में वो रिवोल्ट शुरू हो जाता है तो अपन ही पहले उसका इनकार करते हैं। सही बात है ना? तो शुरुआत तो खुद से होना चाहिए। जो भी मंगल चीज़ है वो मंगल मानना चाहिए, जो अमंगल है वो अमंगल ही रहेगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्रियों को दबाया जाता है। डिसिमिलैरिटी, अगर एक घर में बेटा है बेटी है तो बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है, बेटी को लोअर स्कूल में पढ़ाया जाता है। बट बेटे की हर जिद पूरी की जाती है, बच्चे को थोड़ा दबा के रखा जाता है। तो ये डिसिमिलैरिटी अपने घर से शुरू होती है, फिर घर घर से नगर नगर तक, नगर नगर से राष्ट्र तक, राज्य तक, ये फैली हुई चीज़ है। तो मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आदमी को मानता हूँ कि आदमी औरतों को रिवोल्ट करने नहीं देता। मान लो एक आधी स्त्री ने बोला कि वह आज मैं तुम्हारे साथ फंक्शन में आने वाली हूँ और मेरा जी कर रहा है कि मैं आज शर्ट पैंट पहन, तो आदमी बोलता है पागल हो गई क्या, कुछ शर्म कर, लोग कैसे रहेंगे, अपन कैसे रहेंगे। तो यहाँ से शुरुआत होती है। मन क्या कर रहा है, पैंट शर्ट पहनने का, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर अपना कल्चर ऐसा है कि वहाँ तो सभी औरतें साड़ी में रहेगी और तू पैंट शर्ट से कौन से ग्रह के आई, ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से उसको डिफ्रेस किया जाता है। नहीं हो, बच्ची बोलती है कि भाई पप्पा इस बार तो मुझे टी शर्ट और पैंट ही खरीद कर दे दो, जो बोलते पागल है, इसके बदले 2 सलवार सूट ले ले, वो ठीक रहेगा। नहीं तो अभी 18 साल की हो गई है, 19-20 को शादी करना है तो एक साड़ी पसंद कर ले, दिखाने के काम आ जाए। तो इस तरीके से अपने घर से शुरुआत होती है, और ये घर से शुरुआत होने वाली जो चीज़ है ये सबसे बड़ी गुलामी। अगर सही मायने में अपने लड़कियों को, अपने औरतों को, अपने घर को आज़ाद करना चाहते हो तो मुझे आदमी से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि उन्होंने खुद अपने माइंड में स्वतंत्रता की जो चीज़ है, आज़ादी की जो चीज़ है, वो माइंड में पहले फिक्स करना चाहिए कि वे औरों को छोड़ो, नहीं गुदवाना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो चीज़। घर से ही नहीं पहनना चाहिए बैंगल्स, ना पहन के देखो कैसा लगता है, ना टच करके देखो कैसा लगता है, ऐसा रहे तो कैसा लगता है। जैसे फॉरेन कंट्री में कॉलेज जाते हैं बच्चे सभी, वहाँ डिसिमिलैरिटी नहीं है, सिमिलैरिटी है। कोई पूछता नहीं ये क्यों पहना, ये क्यों नहीं पहना, कुछ नहीं, अपनी मर्जी से सब होता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। हम भी उधर यहाँ आने के बाद में उसका स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति के साथ में उनकी बीबियाँ आती है, वो अपने फैशन से आती है, वो अपने कल्चर से आती है। तो क्या हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करते? क्या हम उनको ये नहीं देते, इज्जत नहीं देते हैं ना? तो फिर घर से शुरुआत करो ना। कोई कुछ भी बोले, जाओ फंक्शन में, जो अपनी मन का पसंद लगता है वो ड्रेस पहने। तो वो बच्ची को आज़ादी देना घर से शुरू करना चाहिए। फिर रही एजुकेशन की बात, वो भी कुछ हटके लोग बोलते हैं कि भी यही पढ़ाई करना, इसके उधर जाना नहीं, ये पढ़ना नहीं, ये करना नहीं। तो ये जो सब गुलामी की जो चीज़ें हैं वो अपने घर से शुरू होती है। और फिर अपन बोलते हैं कि भी हमारा देश आज़ाद हुआ। देश को आज़ादी मिलने से क्या फ़ायदा? देश के पब्लिक को आज़ादी मिलना चाहिए सब करने की। कल्चर आता है आड़ा, वो करने नहीं देता, नहीं बोले ये मंदिर में जाके पूजा वही कर सकता है, औरतें जा ही नहीं सकती। कुछ मंदिर तो औरतों के लिए बंद है ना, फैक्ट। ये कैसी आज़ादी?
तो ना ये मानसिक आज़ादी है ना शारीरिक आज़ादी है, कुछ भी आज़ादी नहीं है। आज़ादी के नाम पे थोड़ा माहौल बना के दिया है कि आज़ाद है, आज़ाद है, आज़ाद है। कुछ आज़ाद नहीं। 10 बजे बच्चे घर नहीं आए तो पूछ लेता है फ़ोन करके, कहा हो? किधर हो? किस तरफ हो? किसने बोला था जाने के लिए? क्यों गई? भाई के लिए गई, क्या काम था? ये सब रिव्यू देना पड़ता है घर में, इसे आज़ाद नहीं बोल सकते आप। रही बात हिस्टोरिकल आज़ादी की, तो तुम्हारे साथ तो एक मजाक ही हुआ है। देश आज़ाद हुआ ही नहीं, अभी भी नहीं हुआ। तुम जाके देख लो, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिल्स पड़ा है ट्रांसफर ऑफ पावर। फ्रीडम एट द मिडनाइट नाम की किताब है, जाके पढ़ लेना कभी ज़िंदगी में मौका आए तो। उसमें लिखा है कि देश आज़ाद नहीं हुआ। बिल है, ब्रिटिश संसद में बिल है कि तुम्हारा देश आज़ाद नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है। मतलब एक पावर दूसरे हाथ में गए। खैर, आज़ादी वो चीज़ नहीं है। आज़ादी वो चीज़ होती है जिसे आदमी को महसूस होना चाहिए, मेंटली एंड फिजिकली। अभी बहुत सारी समस्या देश में चल रही है और हम आज़ादी का जश्न मनाते रहेंगे, आगे भी चलता ही रहेगा। मेरे अकेले बोलने से क्या होगा? मैं चिल्ला चिल्ला के भी बोल दूँ तो मेरा गला घोट दिया जाएगा। इफेक्ट है, क्योंकि असत्य ने जीत हासिल कर ली, सत्य की हार होना चालू है। लेकिन एक दिन उन्होंने बोला कि भाई बहुत सफ़ेद है सत्य, तो मैं कहता रहूँगा, ये सुनते रहेंगे, ये कहते रहेंगे, ये सुनते रहेंगे, ये कहते रहेंगे, फिर आप कहते रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि भाई सत्य का समय भी आएगा और सत्य के साइड में बहुत सारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, तब का यहाँ हासिल हुआ। आज जो सभी बच्चों ने अंग्रेजी में स्पीच किया है यहाँ, तो ये तो सब अंग्रेजों की देन है, हमारी तो भाषा थी ही नहीं। सही बात है कि नहीं? फिर उनको बुरा कैसे कहे? उन्होंने रेलवे का चलन लिया, उनको बुरा कैसे कहे? उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाई। और ब्रिटिश ऐसे लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए लोग हैं, इसलिए उनको कहा जाता था की भाई इंग्रजांच्या साम्राज्याचा सूर्य कधी मावळत नाही। मराठीत इंग्रजांच्या स्वराज्याचा सूर्य कधी मावळत नाही, म्हणजे तो कुठं ना कुठं उगवता राहते। तो अपने देश में भी आए, उनकी बदौलत है कि हम अभी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने ही पढ़ाया हमको अंग्रेजी, उन्होंने ही पढ़ाया। कुछ हमारे महापुरुषों ने उनको साथ संगत की, तो इसकी वजह से हमारे देश को एजुकेशन मिला। और तुम जो बोलते हैं कि हमारा कल्चर बहुत महान है, तो किस बारे में महान है ये, इसकी भी चर्चा होना चाहिए था, लेकिन समय नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो डिप्रेसिव टेंडेंसी है, डाउन रोडन प्लेस पे ले जाती है पब्लिक को, वो कोई कल्चर नहीं होता। कल्चर उसको बोला जाता है कि जिसे मतलब ऊंचाई की छलांग होती है, उसे कल्चर बोला जाता है। कुछ समय था अपने देश में, कुछ लोग थे, कुछ तत्वज्ञान था, कुछ ज्ञानी लोग थे, इसके वजह से पूरे भारत में वो माहौल था। और वो भारत से कुछ चीज़ें ऑन वर्ल्ड स्प्रेड हुई, उससे कुछ सीखे, तो शायद वो समय अभी नहीं रहा। और वो पुराने कल्चर के बात पकड़ पकड़ के हम लोगों को थोड़ा, और हम फंसे हुए हैं। आधा कल्चर वो आधा कल्चर ही हो, उसको कॉकटेल हो गया। कॉकटेल बोलना बराबर नहीं है, ये शब्द थोड़ा अलग का है और आ गया, सॉरी हाँ, मिक्सअप हो गया। तो कल्चर जब मिक्सअप होता है तो अपना कल्चर किधर रहता है ये पता ही नहीं चलता। अभी तो अपन फॉरेन कल्चर एडेप्ट कर लिए कुछ चीज़ें, तो हमारा कल्चर तो कुछ नहीं। वो शास्त्र पुराणों में वही बात आती है, तो वो बात तुम्हारे लिए अभी डेंजरस है, अभी नहीं चलेगा ये, अभी नहीं चलेगा। वो अभी चलेगा तो लोग कहेंगे कि ये बहुत पीछे लोग है, वैसे भी पीछे ही है। कोई इन्वेंशन नहीं, भारत में कोई इन्वेंशन नहीं। कोई नाम बताओ, सीवी रमन छोड़ के, एक डॉक्टर सीवी रमन छोड़ के, 2 मिनट। न्यू इन्वेंशन की कोई बात बताओ, न्यू पॉलिसी की कोई बात बताओ। सर, वर्ल्ड का सबसे पहला प्लेन भारत में बना था, तो उसका नाम नहीं लिखा, वो 400 फुट उड़ा। किस ईस्वी सन में? किस ईस्वी सन में? कौन से साल में? 17 ईस्वी सन में।
नहीं तो हमको तो राइट बंधु ही पता है, जिसका प्लान उड़ा, जिसको देखा, रिकॉर्ड हो गया। आई वॉन्ट रिकॉर्डेड चीज। सर उसका नाम इतिहास में नहीं आया। क्यों नहीं आया? आना चाहिए था। हमारे भारत ने जीरो का शोध लगाया, उसका नाम आया। प्लेन का नाम आना था, आया नहीं। राइट बंधु ही पता है, राइट बंधु को क्रेडिट जाता है। जगदीश चंद्र बोस नाम के कोई आदमी थे, उन्होंने रेडियो का प्लानिंग किया था, मगर लेकिन उसको बोल नहीं पाए। बात आ गई इसलिए बता देता। तो बोला नहीं, बना, बोल नहीं रहा था, फिर मार्कोनी आया, उसने बोलना शुरू कर दिया। तो रेडियो की क्रेडिट गई मार्कोनी की तरफ। ऐसा नहीं कि भी वो भी जीवशास्त्र के साइंटिस्ट थे, वनस्पति शास्त्र के साइंटिस्ट थे, जगदीश चंद्र बोस। तो बहुत सारी बातें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो 21वीं सदी चल रही है, तो साइंटिफिक व्यू के हिसाब से तो हमारा इन्वेंशन कोई दिख ही नहीं रहा। फैन भी फॉरेन का, फ्रिज भी फॉरेन का, कूलर भी फॉरेन का, एसी भी फॉरेन का, ट्यूबलाइट सब, पंखा वंखा सब फॉरेन का। और कहते हो कि हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग है। कल्चर क्या देता है? कल्चर ने क्या दिया है? इसके हिस्ट्री पे तरफ जाना पड़ेगा। कुछ इन्वेंशन है आपके पास नया, नहीं है तो करना पड़ेगा। ये करने की शुभकामना आपको देते हुए मैं अपने स्पीच को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for motivating us with your valuable words. Now, I would like to call upon Trisha Dhore to do vote of thanks. आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, विशेष अतिथि तथा मेरे प्यारे साथियों, आज के इस स्वतंत्र दिन के पर्व पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। कार्यक्रम के आयोजक द्वारा मुझे यह आभार व्यक्त करने का मौका दिया गया है, इसीलिए भाषणे ही झाली जोरदार, श्रोत्यांनीही उचलला श्रवणांचा भार। भाषणे ही झाली जोरदार, श्रोत्यांनीही उचलला श्रवणांचा भार। म्हणूनच आता सर्वांचे मानलेच पाहिजे आभार, मानलेच पाहिजे आभार। किसी भी कार्यक्रम का फलित होता है उसका संचालक। इस कार्यक्रम को सही तरह से पेश किया, इसने जान ढालकर सही मायने में कार्यक्रम को शुरुआत से अंत तक जीवित रखा। इस कार्यक्रम के संचालक गुरुकांत, उसका मैं आभार मानती हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष वांदिले सर, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्शाई और हमें बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया, मैं उनका आभार मानती हूँ। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि प्रतीक सर, उनका मैं आभार मानती हूँ। और हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट प्रवीण पेटकर और सातपुते सर, उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उनका भी मैं तहे दिल से आभार मानती हूँ। स्वतंत्र के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए इन विषय पर हमें उजागर किया। भारत माँ के ऐसे उपजीत बेटों बेटियों ने स्वतंत्रता के संग्राम में अपना बलिदान दिया, फिर भी न जाने सभी को ऐसा लगता था, होऊ दे होत किती हृदयाच्या चिंधड्या, वाहू दे वाहोत किती रक्ताचे पाट, मायभूला दाखवूच आम्ही स्वातंत्र्याची वाट। फिर से मैं आप सभी का आभार मानती हूँ। आयोजक ने मेरे कंधों पर आभार प्रदर्शन की जिम्मेदारी सौंपते हुए मुझे उस काबिल समझा, उनका भी आभार मानती और कार्यक्रम और उनके आज्ञा से अनुसार यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है, ऐसा मैं जाहिर करती हूँ। धन्यवाद।